वो चलिए अच्छा पढ़ाई शुरू करें भाई हम लोग। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसी जनरेटर कंप्लीट किया हुआ है। एसी जनरेटर के बारे में मैं एक चीज़ और आपको बताऊं। आपको याद होगा कि विद्युत वाहक बल अगर किसी कॉइल में उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब उससे फ्लक्स परिवर्तित हो रहा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है फैराडे के नियम में कि यदि किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। फाई का फॉर्मूला बेटा हमने पढ़ा था B इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब आप थोड़ा सा याद करें कि फाई अगर किसी कॉइल से गुजरने वाले फाई में उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। हम कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स को तीन तरह से परिवर्तित कर सकते हैं, पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। पहला तो B को चेंज करके, B को कैसे चेंज कर सकते हैं, कॉइल के नजदीक मैग्नेट लाएंगे, दूर ले जाएंगे, उससे फ्लक्स लाइंस कभी कम होंगी ज्यादा होंगी, और B चेंज करके हम फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। दूसरा हमने स्टडी किया था एरिया चेंज करके। एरिया को कैसे चेंज किया था हमने, एक फ्रेम लगाया था आयताकार, उसमें एक स्लाइडर से हम उस पर चालक तार को चलाते थे, उससे एरिया छोटा था, चलाया, पहले के पीछे एरिया चेंज हो गया, बड़ा हो गया, एरिया बदल गया, जिसकी वजह से फाई भी बदल गया, चुंबकीय फ्लक्स बदला, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, जिसका नाम हमने दिया था मोशनल ईएमएफ, गतिक विद्युत वाहक बल। और उसके हमने एग्जाम्पल भी पढ़े थे, बहुत सारे छड़ घुमाने का एग्जाम्पल, ये सब। जो तीसरा था, आपको याद होगा कि फाई को बदलने के लिए आप थीटा भी चेंज कर सकते हैं, उससे भी फाई बदल सकते हैं आप। तो थीटा चेंज करके फाई के बदलने का एग्जाम्पल कहाँ है, हमने ये दो एग्जाम्पल तो पढ़े B इंटू ए, पर हमने तो पढ़ा था कि अगर हम B और एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल बदल देंगे तो भी फाई बदल जाएगा। तो एंगल बदलने का एग्जाम्पल कहाँ है, आंसर है एंगल बदलने का एग्जाम्पल एसी जनरेटर है। आपने पढ़ लिया उसको कैसे, बहुत ही सिंपल है बेटा। आपने देखा एसी जनरेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया उसकी डायरेक्शन ऐसी थी, एक तरफ नॉर्थ लगाया एक तरफ साउथ, तो नॉर्थ से साउथ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड था। उस पर हमने कॉइल रख दी। जब हम कॉइल रखते हैं तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा इसके लंबवत होता है बिल्कुल। अब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लगा हुआ है, कॉइल आपकी मान लिया स्टार्टिंग में ऐसे रखी हुई है, तो इस समय B और A के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। लेकिन जब हम कॉइल घुमाते हैं, ऐसे घूमना शुरू कर देती है, तो कौन सी चीज बदल रही है, आप खुद सोचिए। अभी वेक्टर B, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल अभी 90 डिग्री है। जब हम कॉइल को घुमाना स्टार्ट करते हैं, घुमाना प्रारंभ करते हैं, तो कौन सी चीज बदल रही है, हमने ऐसा घुमाया, क्या इस कॉइल का एरिया बदला, आंसर एरिया तो नहीं बदला। क्या हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, हमने उसको भी चेंज नहीं किया। जितना B हमने पहले लगाया नॉर्थ और साउथ करके, उतना ही B अभी भी लग रहा है। तो ना A बदल रहा है ना B बदल रहा है, तो यहाँ चेंज क्या हो रहा है आप समझ सकते हैं। देखिए पहले 90 डिग्री था, अब 90 डिग्री है क्या दोनों के बीच का एंगल, इसको आप खिसका के ऊपर कर दो ऐसे, अब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, अब भी 90 डिग्री है। तो क्या चीज बदल रही है, देखो B अपनी तरफ है, ये इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लगातार बदल रही है, जिसकी वजह से कौन सी चीज इस फॉर्मूले में चेंज हो रही थी, आंसर है थीटा चेंज हो रही है इस फॉर्मूले में। तो हमने B को बदल करके भी फ्लक्स चेंज कर लिया, A को बदल करके भी फ्लक्स चेंज कर लिया, और थीटा को बदलकर फ्लक्स चेंज कर लिया, किसमें, एसी जनरेटर में। ठीक है, तो वो उसका एग्जाम्पल था एसी जनरेटर आपका। एसी जनरेटर में हमने देखा कि प्रत्यावर्ती धारा किस तरह से, प्रेरित धारा उसमें जो उत्पन्न होती है वो एक प्रत्यावर्ती धारा है, और प्रत्यावर्ती धारा में हमने देखा
कि उसका जो परिमाण रहता है वो लगातार बदलता रहता है, परिमाण उसका लगातार बदलता है कॉन्टिन्यूअसली, और डायरेक्शन उसकी पीरियोडिकली बदलती है। एक निश्चित समय के बाद फिर से वही डायरेक्शन आएगी जो स्टार्टिंग में होती है और फिर से वो वैसा ही ग्राफ चलेगा। तो हमने प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के लिए इक्वेशन भी बनाई थी। वो इक्वेशन क्या बनी थी आपकी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसमें आपको बताया गया E क्या चीज है, E है किसी समय t पर कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। ई नॉट क्या चीज है, कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान। और इसी का नाम हमने क्या रखा है, शिखर मान। शिखर मान को हम आयाम भी कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड, धारा का आयाम भी बोल सकते हैं। ये विद्युत वाहक बल का है तो विद्युत वाहक बल का आयाम बोल सकते हैं इसको। यहां ओमेगा कोणीय वेग है, जितने स्पीड में हम उसको घुमाते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। टी कोई भी टाइम है, ये आवर्तकाल वाला टाइम नहीं है, ये टी जो है ये कोई भी समय है, कोई भी क्षण। ओमेगा क्या है, कुंडली का कोणीय वेग। आपको मैं एक चीज और बताऊं कि ये ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी, ये पूरा मिला के हम इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल की कला। ओमेगा इंटू टी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत वाहक बल की कला। अंग्रेजी में हम इसे फेज कहते हैं। हम आगे चलकर फेज के बारे में स्टडी करेंगे, तो अभी हम इसकी डिटेल नहीं करेंगे। ये विद्युत वाहक बल के बारे में हमें इक्वेशन मिली थी और उस पर ये सारी चीजें। विद्युत वाहक बल की क्या परिभाषा बनेगी, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, क्योंकि ये वाला विद्युत वाहक बल अल्टरनेटिंग ईएमएफ है। उसकी डेफिनेशन हमने बनाई, जो लास्ट क्लास में एसी जनरेटर से हमने पूरा ग्राफ बनाया, उसको देखते हुए हमने उसकी डेफिनेशन बनाई कि ऐसे विद्युत वाहक बल को जिसका परिमाण समय के साथ निरंतर, विद्युत वाहक बल का परिमाण आप देखते थे समय के साथ कॉन्टिन्यूअसली चेंज होता था। 0 1 2 3 4 5 मैक्सिमम हो गया, फिर 4 3 2 1 0, फिर दूसरी डायरेक्शन पे 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1 0। इस तरीके से मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण तो लगातार ही बदलता था, वो तो बढ़ना, वो अपने बदलने को बंद नहीं करता था। तो परिमाण उसका समय के साथ लगातार बदलता है, निरंतर, कॉन्टिन्यूअसली, तथा उसकी जो दिशा बदलती है वो आवर्त रूप से बदलती है। डायरेक्शन उसकी पीरियोडिकली चेंज होती है, डायरेक्शन लगातार नहीं बदलती। डायरेक्शन एक बार 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0 एक दिशा में, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0 पॉजिटिव डायरेक्शन पे, फिर 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0 नेगेटिव डायरेक्शन पे। तो एक निश्चित समय के बाद फिर से उसकी वही दिशा आती है जो स्टार्टिंग में होती थी। इसलिए हम बोलते हैं कि दिशा आवर्त रूप से बदलती है, पीरियोडिकली चेंज होती है। परिमाण समय के साथ लगातार और दिशा समय के साथ आवर्त रूप से बदलती है, पीरियोडिकली चेंज होती है, तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहा जाता है। तो ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की परिभाषा हो गई, उसका ये इक्वेशन हो गया। अब जिस कॉइल में ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, हम वो कॉइल सर्किट के जिन दो बिंदुओं के बीच जोड़ देंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये विद्युत वाहक बल कॉइल में उत्पन्न हुआ, हमने इस कॉइल को अपने सर्किट के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगा दिया।
हम जिन दो बिंदुओं के बीच लगा देंगे उसमें एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो क्योंकि ये विद्युत वाहक बल जब ऐसा है तो परिपथ के जिन दो बिंदुओं के बीच आप कॉइल के दोनों सिरे लगाएंगे उन दो बिंदुओं के बीच एक विभवांतर पैदा हो जाएगा और वो विभवांतर भी ऐसा ही होगा। क्योंकि विभवांतर को पैदा करने वाला कौन? आंसर है ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। और ये कैसा है? ये तो ऐसा है, तो ये जो विभवांतर उत्पन्न करेगा वो भी ऐसा ही होगा। तो अगर परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच हम इसके दोनों सिरे लगा देंगे कॉइल के, तो वो ये उस कॉइल के दोनों सिरों के बीच या सर्किट के दोनों सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न करेगा और उस विभवांतर का, उस पोटेंशियल डिफरेंस का नेचर सेम ऐसा ही होगा जैसा इसका नेचर है। तो हम चाहें तो इसके बाद हम प्रत्यावर्ती विभवांतर और उस जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसका नाम क्या रखेंगे? हम उसका नाम प्रत्यावर्ती विभवांतर रखेंगे। प्रत्यावर्ती विभवांतर, ठीक है। प्रत्यावर्ती विभवांतर की परिभाषा कैसे बनाएंगे? सेम ऐसे ही, बस विद्युत वाहक बल की जगह पर क्या लिख देना है आपको? विभवांतर। तो बनाएंगे ऐसे विभवांतर को जिसका परिमाण समय के साथ निरंतर तथा दिशा आवर्त रूप से परिवर्तित होती है प्रत्यावर्ती विभवांतर कहा जाता है। बस, तो हम इसकी परिभाषा नहीं लिखेंगे। हाँ, इक्वेशन, विभवांतर की जो इक्वेशन बनेगी वो भी ऐसी ही बनेगी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं विभवांतर को उत्पन्न करने वाला कौन है? ये ईएमएफ। अगर ये ईएमएफ विभवांतर उत्पन्न करेगा तो जैसा इसका नेचर है वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस का नेचर आएगा। तो प्रत्यावर्ती विभवांतर की जो इक्वेशन होगी वो आएगी V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। प्रत्यावर्ती विभवांतर की परिभाषा अब आप बना लेंगे, इसी से बना सकते हैं डेफिनेशन। इक्वेशन हमने लिख दिया है। अब जैसे इसके सिंबल यूज हुए थे वैसे ही इसके सिंबल है। बताएं V क्या चीज है? किसी समय t पर कुंडली में या परिपथ के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर। V नॉट क्या है? कुंडली में उत्पन्न विभवांतर का शिखर मान अथवा विभवांतर का आयाम। ओमेगा कोणीय वेग, बाकी सारी चीजें वही है। ओमेगा इंटू टी क्या चीज है? विभवांतर की कला, उसका फेज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इन द सर्किट। ठीक है। अब विभवांतर उत्पन्न हो गया और आपने इससे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जब हम विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो उन दो बिंदुओं के बीच एक वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, वैद्युत धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो आप विभवांतर उत्पन्न करेंगे इसकी वजह से वैद्युत धारा का फ्लो भी स्टार्ट हो जाएगा। वैद्युत धारा उसमें जो आएगी, जो उत्पन्न होगी इस विभवांतर की वजह से, वो वैद्युत धारा भी कैसी होगी? सेम नेचर, क्योंकि ये विभवांतर ही तो उस विद्युत धारा को क्रिएट करेगा, उसको उत्पन्न करेगा। तो उस विद्युत धारा का नेचर भी कैसा होगा? आंसर है जैसा इस विभवांतर का नेचर होगा। सेम नेचर की इलेक्ट्रिक करंट भी हमको वहां पर मिलेगी। तो ऐसी करंट का हम क्या नाम रख देंगे? प्रत्यावर्ती धारा। उस धारा का नाम हमने रख दिया प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा भी ऐसे ही बना सकते हैं। क्या बनाएंगे परिभाषा? ऐसी वैद्युत धारा को जिसका परिमाण समय के साथ निरंतर तथा दिशा आवर्त रूप से परिवर्तित होती है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहा जाता है, सॉरी प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। अब क्योंकि इस प्रकार के विभवांतर से ही धारा बनी है तो करंट की इक्वेशन भी हम इसी के इक्वेशन से बना सकते हैं। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई किसी क्षण टी पर परिपथ में वैद्युत धारा है, आई नॉट वैद्युत धारा का शिखर मान है, पीक वैल्यू उसका एम्पलीट्यूड है, उसका आयाम है, ओमेगा टी करंट का फेज है। तो ये जो तीन चीजें ना, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल,
प्रत्यावर्ती विभवांतर, प्रत्यावर्ती धारा, इन सब की डेफिनेशन सेम, सबकी इक्वेशंस सेम, क्योंकि सबसे पहले कौन उत्पन्न हुआ कॉइल में बताएं? विद्युत वाहक बल। उस विद्युत वाहक बल ने परिपथ के दो बिंदुओं के बीच क्या उत्पन्न कर दिया? विभवांतर। उस विभवांतर की वजह से परिपथ के इन दो बिंदुओं के बीच क्या होने? धारा का प्रवाह स्टार्ट हो गया। तो क्योंकि सब एक दूसरे से ही तो उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए सबका नेचर विद्युत वाहक बल की तरह का ही होगा। बिल्कुल इन सब के ग्राफ भी विद्युत वाहक बल की तरह ही बनाए जाएंगे। मैं देखो E और T के बीच का ग्राफ आप बना चुके हैं, लास्ट क्लास में आपने बनाया जब ऐसे जनरेटर पढ़ रहे थे। अगर आप V और T के बीच का आप ग्राफ पूछेंगे तो मैं आपको बताता हूं, V वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग सर्किट्स। वोल्टेज और टाइम के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा आप सब जानते हैं, इसलिए हम इसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ये पॉजिटिव वोल्टेज इधर की तरफ होगा और इस डायरेक्शन पे हम लेंगे नेगेटिव वोल्टेज। नेगेटिव वोल्टेज डायरेक्शन बदल जाएगी तो हम उसको नेगेटिव डायरेक्शन कर देंगे। उसका ग्राफ भी कैसा होगा? यहां 0 टाइम, यहां टाइम T/4, यहां पर टाइम T/2, इस जगह पर 3T/4 और यहां पर T। अगर ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है पॉजिटिव डायरेक्शन पे और इधर नेगेटिव डायरेक्शन पे ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। यहां मैक्सिमम, यहां 0, यहां दूसरी दिशा में मैक्सिमम, यहां फिर 0, ऐसा। तो ये वोल्टेज और टाइम के बीच का ग्राफ आ गया। इसकी इक्वेशन क्या है? V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। इसका ग्राफ भी साइनोसॉइडल आता है। वोल्टेज और टाइम ग्राफ भी आपका कैसा आएगा? साइनोसॉइडल ग्राफ, जिसे आप हिंदी में ज्या वक्र बोलते हैं। ज्या साइन को हिंदी में ज्या बोलते हैं और साइन का ही ग्राफ है, तो साइनोसॉइडल वक्र कर्व है ये, उसको ज्या वक्र बोलते हैं। तो वोल्टेज और टाइम के बीच खींचा गया ग्राफ भी सेम आएगा। इसकी भी फ्रीक्वेंसी उतनी ही होगी जितनी विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी है। प्रत्यावर्ती विभवांतर की आवृत्ति किसके बराबर होगी? आंसर है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के। आवृत्ति का मतलब एक सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट करेगी, जितने चक्कर कंप्लीट करेगी, ऐसा 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, फिर 0 से दूसरी दिशा में मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0। इसको हम प्रत्यावर्ती विभवांतर की एक साइकिल बोलेंगे, एक चक्कर बोला करेंगे इसको। ठीक है, आपको याद आया ना फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने बताया था आपको कि हमारे यहाँ जो ऐसे जो जनरेटर चलाए जाते हैं वो एक सेकंड में कितने चक्कर उनके लगते हैं? 50 चक्कर पे उनको चलाया जाता है। तो वही फ्रीक्वेंसी विद्युत वाहक बल की होगी, वही सेम फ्रीक्वेंसी विभवांतर की होगी और वही सेम फ्रीक्वेंसी करंट की भी मिलेगी आपको। तो ये विभवांतर और टाइम के बीच आपका ग्राफ हो गया। इसके बीच अगर हम आई और वर्सेस टाइम ग्राफ आपको खींच के दिखाएं, करंट और टाइम के बीच का ग्राफ, फॉर एसी, तो उसका ग्राफ कैसा मिलेगा? सेम ग्राफ। इस तरफ हम ले लेते हैं टाइम, यहां करंट एक डायरेक्शन में और इधर की तरफ करंट दूसरी डायरेक्शन में। इसका भी ग्राफ वैसा ही आएगा, ऐसा ही इसका भी ग्राफ आ जाएगा। यहां पे t इज इक्वल टू 0, यहाँ t इज इक्वल टू T/4, T/2,
यहाँ 3t/4 और यहाँ पर t। ये करंट और टाइम का ग्राफ आ गया। ये मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, तो इसको बोलेंगे I0। ये दूसरी दिशा में मैक्सिमम वैल्यू है, इसको बोलेंगे -I0। जैसे यहाँ पर इस वैल्यू को +V0 और यहाँ पर इस वैल्यू को -V0 मैक्सिमम वैल्यू है, जिनको शिखर मान कहा जाता है। तो ग्राफ भी जैसे ईएमएफ के आएंगे वैसे इनके भी सबके ग्राफ आएंगे। ग्राफ में भी कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये होता है इस पे। अब इसमें आगे जो हम लोगों को सीखना है प्रत्यावर्ती धारा में, वो हमको ये सीखना है कि यहां पर जो हम करंट देखते हैं, करंट की वैल्यू आप देखो टाइम के साथ लगातार बदलती है। 0 टाइम पर करंट 0, इस टाइम पर करंट इतनी, थोड़ा और टाइम बढ़ाया करंट इतनी हो गई, थोड़ा और टाइम बढ़ा करंट इतनी आ गई, t/4 पर करंट इतनी आ गई। ऐसा आगे चलेंगे फिर करंट कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो करंट की वैल्यू यहां लगातार बदल रही है। तो हमको करना ये है यहां पर कि सर्किट में, अब हम देखते ये हैं कि सर्किट में हमारे जो करंट आती है उस करंट की वैल्यू तो लगातार चेंज हो रही है, परिमाण भी बदल रहा है, डायरेक्शन भी बदल रही है। अब अगर ये लगातार वेरी करती है तो इसके लिए हमने एक क्वांटिटी बनाई कि हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, कौन सी वैल्यू सर्किट में हमारे काम करेगी। करंट की वैल्यू तो लगातार बदल रही है, लेकिन हमारे सर्किट के अमीटर जो होंगे, जो हमारे सर्किट के वोल्ट मीटर होंगे, वो क्या दिखाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू तो लगातार बदलती है। तो अमीटर अगर है तो वो करंट को कैसे शो करेंगे, वोल्ट मीटर अगर है तो करंट को कैसे शो करेंगे। इसके लिए हमने करंट के कुछ मान बनाए हुए हैं। तो जो चीजें लगातार बदलती हैं उनके लिए हम उनके कुछ मीन बनाते हैं, माध्य बनाते हैं। यहाँ पर करंट के भी हमने कुछ मीन वैल्यूज बनाई हुई हैं। तो करंट की उन मीन वैल्यूज को हम फाइंड करना चाहते हैं कि क्या होगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग लेंगे यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान, ठीक है। आप एक काम करें, इससे नोट कर लें, इसके बाद कैलकुलेट करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान। इसे हम अंग्रेजी में मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। मीन वैल्यू, किसी का भी मीन आप कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा सोचिए ज़रा। जैसे आपसे बोला जाए कि आप अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट्स के एजेस का मीन निकालो, तो आप क्या करोगे, माध्य औसत निकालने के लिए सबकी एजेस आप जोड़ देंगे और जितने स्टूडेंट हैं उनके नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये मीन वैल्यू होगी। हमें क्या करना है, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान निकालना है। अब हमने क्या किया, प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ अभी आप देख के आए हैं, ऐसे और इस तरीके से होता है। प्रत्यावर्ती धारा पूरी एक साइकिल के लिए अगर हम देखेंगे, पूरे एक चक्कर के लिए, तो बेटा जितनी वैल्यूज इसकी पॉजिटिव होती हैं उतनी ही वैल्यूज इसकी कैसी होंगी, नेगेटिव। अब औसत निकालने के लिए जब हम सबको जोड़ने जाएंगे तो जितनी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी उतनी ही वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। तो जैसे ही हम जोड़ेंगे तो उन सबका जोड़ ही कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जब हम उससे में नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा के अगर पूरे एक चक्कर के लिए हम औसत मान निकालने जाते हैं तो वो कितना मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। तो प्रत्यावर्ती धारा का एक पूरी साइकिल के लिए माध्य अथवा औसत मान कैसा होता है, शून्य। क्यों होता है, समझ आ गया आपको। परंतु प्रत्यावर्ती धारा की जो आधी साइकिल होती है, अगर हम पूरी साइकिल को नहीं लें, केवल आधे चक्कर को लेते हैं बस, तो क्या इसका मीन भी जीरो आएगा या इसका मीन जीरो नहीं होगा, इसका जीरो नहीं होगा, इसकी कुछ वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि आधे साइकिल में देखेंगे तो करंट की सारी वैल्यूज कैसी मिलेंगी, कोई कम होगी कोई ज्यादा होगी, लेकिन सब पॉजिटिव होंगी। तो अब जब हम सबको ऐड करेंगे आपस में तो जीरो नहीं होंगी, कैंसिल नहीं होंगी वैल्यूज। समझ आ रहा है आपको। इस तरह से
जो यहां पर प्रत्यावर्ती धारा का मान होगा उसका जो सम होगा वो 0 नहीं होगा, उसकी कुछ ना कुछ अपनी वैल्यू आएगी। यही हमने लिखा हुआ है कि परंतु प्रत्यावर्ती धारा की आधी साइकिल के लिए माध्यमान ज्ञात किया जा सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक, तो अब हम प्रत्यावर्ती धारा की फिर से बताएं। प्रत्यावर्ती धारा की पूरी एक साइकिल के लिए माध्यमान कितना होता है? 0। तो क्या प्रत्यावर्ती धारा की आधी साइकिल के लिए भी माध्यमान 0 होगा? नहीं होगा। कितना होगा वो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग ज्ञात करने चल रहे हैं। यहां पर छोटा सा कैलकुलेशन करना है। अतः प्रत्यावर्ती धारा की आप अर्ध साइकिल भी बोल सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की अर्ध साइकिल के लिए माध्य अथवा औसत मान, देखिए इसको बेटा हम रिप्रेजेंट करेंगे IM, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसको हम IM से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू निकाली कैसी जाएगी? तो आपको क्या करना है, जो आपने ग्राफ बनाया अल्टरनेटिंग करंट का, उस ग्राफ में केवल हाफ साइकिल तक का ही करना है, तो इसको हटा दो। करंट की ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली, ये वाली, ये वाली, सब वैल्यू को हमको ऐड करना है। लेकिन ये तो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, तो हम इसको ऐड कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए हमारे पास कैलकुलस में एक मेथड है। कैलकुलस में एक मेथड है कि आप ये जो टाइम एक्सिस है, इस टाइम को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इतने छोटे छोटे पार्ट्स बनाओ इस टाइम एक्सिस के कि हम ऐसे जब इसको बनाएं तो यहां से यहां तक जो करंट हो वो कैसी बनी रहे, सेम बनी रहे। इतने छोटे छोटे टुकड़े उसके कर दो आप, और हर टुकड़े में, हर हिस्से में हमने मान लिया करंट कितनी है, I के बराबर है। इतनी छोटी कर दिया कि अगर हम इस छोटे से टुकड़े पे करंट देखने जाते हैं, ये वाले टुकड़े पे इतना छोटा टुकड़ा हमने कर दिया, तो यहां से यहां तक करंट की वैल्यू कैसी आती है, एक जैसी मिलती है हमको। तो उस समय हम उसका योग निकाल सकते हैं। और उसको कैसे करेंगे? तो हमने टाइम एक्सिस के छोटे छोटे टुकड़े किए। कितने छोटे टुकड़े किए? हर टुकड़े की वैल्यू हमने क्या मान ली, dt। भाई टाइम एक्सिस के छोटे टुकड़े किए ना आपने, तो हर टुकड़ा कितना है हमने मान लिया, dt समय के बराबर है। उसमें I से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। योग निकालना है हमको, और योग के लिए कैलकुलेशन में क्या मेथड है, इंटीग्रेशन। और आधे चक्कर के लिए निकालना है, तो फ्रॉम 0 टू t/2 आधे चक्कर का चाहिए, पूरे एक चक्कर का नहीं चाहिए हमको। और हमको एवरेज भी चाहिए, तो एवरेज के लिए इसमें t/2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्योंकि आधे चक्कर में जितना टाइम रहेगा उस टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा ना। एवरेज के लिए आप क्या करते थे, सबको जोड़ करके और उनके नंबर से डिवाइड कर देते थे। तो हमने करंट को जोड़ दिया 0 से t/2 तक की, और जितना टाइम इंटरवल काम निकाल रहे हैं उससे हमको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, एक्चुअली ये जो वैल्यू होती है, ये अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा किए गए कार्य से निकाली जाती है, उसके वर्क डन से। लेकिन हम उतना डीप में नहीं जाना चाहते हैं, तो हम आपको यहीं से बता देते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान कर लो, याद रखिएगा कि माध्यमान अगर प्रत्यावर्ती धारा का निकालना है तो समय एक्सिस के dt 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 के बराबर के बहुत सारे टुकड़े कर लीजिए, और I इंटू dt में इंटीग्रेशन कर लो, क्योंकि हमको इसका योग पता लगाना है। अब योग में आधे चक्कर का ही निकाल रहे हैं, तो उस आधे समय से हमको क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तभी तो माध्य निकल पाएगा।
और योग भी हमने कहां से कहां तक किया है, 0 से t/2 तक। पूरे चक्कर का हमको नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे चक्कर का हम देखें कि माध्यमान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इससे हम माध्यमान निकाल सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं हम थोड़ा जरा। Im इज इक्वल टू, आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 2/t आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ I की वैल्यू क्या होगी, अभी आप I की इक्वेशन देख रहे थे, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। तो I की जगह पर हमने लिख दिया I0 साइन ओमेगा टी, I की जगह पर, और उसके साथ dt फ्रॉम 0 टू t/2। I0 जो है वो भी कांस्टेंट है, तो बाहर कर लीजिए इसको। ये हम I मीन निकाल रहे हैं, 2 इंटू I0 अपॉन टी, 2 इंटू I0 अपॉन टी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 टू t/2। ठीक है, इसके बाद और इसे कैलकुलेट करिए, तो 2I0 अपॉन टी साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल, साइन x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस x, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। और इस टी के साथ अभी ओमेगा गुणा में है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इससे डिवाइड में लाना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने इंटीग्रल सीखा है, ये तरीका आपको मालूम होगा। ठीक है, वैसे बेसिक मेथड क्या है कि ओमेगा टी को क्या माना जाए, कुछ सब्स्टिट्यूशन किया जाए, उसके बाद सॉल्व किया जाए। लेकिन क्योंकि आप मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, आपको ये चीज आती है, तो हमने डायरेक्ट कर दिया साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। अगर ये ओमेगा टी के साथ भाग में होता तो इसको कहां ले जाते, गुणा में ले जाते, ये सबको मालूम है। ओमेगा भी कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आइए, तो 2I0 अपॉन ओमेगा इंटू टी इंटू ये माइनस बाहर कर लो आप चाहो तो, अंदर कॉस ओमेगा टी बचेगा, और उसमें हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे फ्रॉम 0 टू t/2 माइनस 2I0। बेटा ओमेगा का फॉर्मूला याद है, जब ओमेगा के बारे में जिक्र हुआ था तो ओमेगा की वैल्यू आपको बताई गई थी। एक फॉर्मूला 2π/t होता है। जब हम लोग लास्ट क्लास में अल्टरनेटिंग करंट का या ईएमएफ का ग्राफ खींच रहे थे, उस समय भी ये कहा गया था। तो ओमेगा की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 2π/t इंटू टी। यहां लिमिट अप्लाई करिए। लिमिट अप्लाई करने में कैसे करते हैं आप, सबसे पहले t की जगह अपर लिमिट लिखेंगे, फिर इसी t की जगह लोअर लिमिट लिखेंगे। तो हमने किया cos ओमेगा की जगह पर 2π/t इंटू अपर लिमिट अप्लाई करना है, तो क्या है t/2 माइनस cos ओमेगा की जगह 2π/t इंटू स्मॉल t की जगह पर क्या लेना है, 0। नहीं समझ आया भाई, ओमेगा की जगह हर जगह हम क्या लिखते चले गए, 2π/t, और लिमिट अप्लाई करते वक्त स्मॉल t की जगह एक बार t/2, फिर अगली बार t की जगह 0 लिख दिया हमने। यहां पर कैंसलेशन करो, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस I0 अपॉन पाई, यहां 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, cos पाई की वैल्यू -1, माइनस यहां cos 0 की वैल्यू 1। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो Im इज इक्वल टू, ये -1 -2 हो गया, -2 को मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये बन जाएगा 2I0 अपॉन पाई। ये आ गया प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर के लिए औसत मान, उसका माध्य मान। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हम इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अदरवाइज इसको सॉल्व करने के लिए हम वर्क डन का फॉर्मूला यूज करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा आधे चक्कर में कितना वर्क करती है, उसके वर्क से हम ये वैल्यू लाते हैं निकाल करके। तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा लंबा है, इसलिए हम उस मेथड से नहीं गए हैं, हमने इस तरीके से इसको किया हुआ है।
तो ज़्यादा डीप में अब नहीं जा रहे हैं, हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो Im इज इक्वल टू 2I0 अपॉन पाई, ये प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्र के लिए औसत मान है। कौन से आधे चक्र के लिए? आंसर है धनात्मक वाले आधे चक्र के लिए। अगर ये ऋणात्मक वाले आधे चक्र के लिए निकालोगे तो ये वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? -2I0 अपॉन पाई। तो प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्ध साइकिल के लिए औसत अथवा माध्यमान 2I0 अपॉन पाई, और ऋणात्मक वाली आधी साइकिल के लिए औसत अथवा माध्यमान -2I0 अपॉन पाई। अब इसमें हम चाहें तो पाई की जगह वैल्यू लिख दें 3.16, 3.14 या 22/7 वैल्यू होती है, तो अगर हम वो लिख देंगे, फिर 2 अपॉन पाई को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको इसमें एक वैल्यू मिलती है Im इज इक्वल टू 0.637I0। 2 की जगह 2 लिखा रहने दें, पाई की जगह 3.14, फिर 3.14 को 3.14 से 2 में भाग दे देंगे तो ये आ जाता है 0.637। I0 की जगह I0 लिखा रहेगा। ऐसे ही नेगेटिव वाले अर्ध साइकिल के लिए कितना आएगा? -0.637 I0। तो प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध साइकिल के लिए माध्य अथवा औसत मान की वैल्यू का सूत्र ये है, और उसको अगर और थोड़ा सॉल्व करके लिखोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। हम प्रत्यावर्ती धारा के लिए, क्योंकि इसका मान लगातार चेंज होता है, एक औसत हम और निकालते हैं उसका, जिसको हम बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान। आपको शायद याद होगा क्लास 11th में ऐसा एक नाम सुनने को मिला आपको, हाँ, जिसमें हमने गैस के प्रेशर के लिए यूज किया हुआ था। गैस का जब दाब कैलकुलेट कर रहे थे उस समय, तो हमारा जो आपने पढ़ा है क्लास 11th में मैथमेटिक्स में एक चैप्टर होता है स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर, सांख्यिकी का एक चैप्टर होता है, उसमें आपने देखा बहुत तरह से माध्य हम लोग निकालते हैं वैल्यूज के। तो एक तरह का माध्य तो ये था, प्रत्यावर्ती धारा का एक तरह का माध्य हम और निकालने वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। वो भी मीन होगा, तो वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। इसको आप नोट कर लें, फिर उसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए, इसके बाद हम प्रत्यावर्ती धारा का जो नेक्स्ट मीन निकालने वाले हैं उसका नाम होगा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। इसे हम अंग्रेजी में रूट मीन, मूल के लिए रूट, माध्य के लिए मीन और वर्ग के लिए स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये हम लोग ये वाला मीन अब निकालने चलेंगे। इसको कैसे निकाला जाएगा? देखिए, सबसे पहले वर्ग माध्य मूल मान कहा किसको जाएगा? बड़ा सिंपल है, हम जो प्रत्यावर्ती धारा होगी उसके पूरे एक चक्कर के लिए करंट की जितनी भी वैल्यूज हैं, करंट के मान अलग अलग आते हैं ना, उसमें ऐसा ग्राफ बनता है। तो पूरे एक साइकिल के लिए करंट की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी वैल्यूज के हम सबसे पहले क्या करेंगे? वर्ग। आप देखें नाम में सबसे पहले क्या लगा हुआ है? वर्ग। तो पूरी एक साइकिल के लिए करंट की जितनी वैल्यूज होंगी उन सब वैल्यूज के हम स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद स्क्वायर करने के बाद उनका क्या निकालेंगे? माध्य निकालेंगे, उसका औसत निकालेंगे, उसका मीन निकालेंगे, और जब वर्ग होके उसका माध्य निकल आएगा फिर हम उसका वर्गमूल कर देंगे। समझ आया आपको? तो उससे क्या निकल आएगा? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। देखिए, हमने यहां पर लिखा भी है कि प्रत्यावर्ती धारा की पूरी एक साइकिल के लिए धारा के वर्ग के, औसत के, धारा का वर्ग करना है फिर उसका औसत करना है, वर्गमूल को फिर उसका वर्गमूल लेना है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है। और इस वर्ग माध्य मूल मान को प्रदर्शित कैसे करते हैं? IRMS से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? तो हम ये तीनों काम एक साथ नहीं करेंगे, पहले हम दो काम करेंगे, तीसरा बाद में करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम वर्ग का माध्य निकाल लेंगे, मूल बाद में कर लेंगे।
तो यहां पर लिखते हैं प्रत्यावर्ती धारा की एक पूरी साइकिल के लिए एक पूरी साइकिल मतलब एक पूरे चक्कर के लिए, प्रत्यावर्ती धारा की एक पूरी साइकिल के लिए धारा के वर्ग का माध्यमान, देखिए धारा के वर्ग का माध्यमान, अभी हम केवल वर्ग का माध्यमान निकाल रहे हैं, मूल अभी नहीं कर रहे हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई स्क्वेयर बार। कैसे? धारा का वर्ग कर दिया और वर्ग का क्या कर दे रहे हैं? माध्य। माध्य के लिए आपको याद होगा सिंबल बनाते थे, माध्य के लिए आप लिखा करते थे एक्स बार का यूज करते थे सिंबल। तो हमने यहां पर क्या किया, धारा के वर्ग का माध्य अभी केवल निकाल रहे हैं, तो धारा का वर्ग किया और माध्य के लिए बार का सिंबल लगा दिया। अब आप समझ जाएंगे क्या हुआ है यहां पर, धारा का वर्ग का माध्य। अब फिर से थोड़ा सोचिए, अभी अभी आपने सॉल्व किया था, धारा का माध्य निकाला था आधी साइकिल के लिए, तो धारा का माध्य आधी साइकिल के लिए कैसे निकाला? 1/t/2 इंटीग्रेशन ऑफ I dt फ्रॉम 0 to t/2। आधी साइकिल के लिए धारा का माध्य निकाला था। अब यहां पर क्या है, पूरी साइकिल के लिए धारा के वर्ग का माध्य निकालने जा रहे। क्या आप इसका बता सकते हैं कि हम इसको कैसे लिखें? 1/t/2 लिखें कि पूरा t लिखें? पूरा t लिखना चाहिए क्योंकि हम पूरी साइकिल के लिए निकाल रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ i लिखा जाए कि i स्क्वायर लिखा जाए? i स्क्वायर लिखा जाए, क्यों? क्योंकि हम उसके वर्ग का माध्य निकालना चाहते हैं। i स्क्वायर इंटू डी टी, और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से t/2 या 0 से t तक? 0 से t, क्योंकि पूरी एक साइकिल के लिए हमको चाहिए। अब इसे आपको कैलकुलेट करना है, बस आप देखिए आई स्क्वेयर बार इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ आई की वैल्यू सभी लोग जानते हैं, उसकी इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 to t। आई नॉट स्क्वेयर कांस्टेंट टर्म में बाहर कर लो इसको, तो ये आ जाएगा आई स्क्वेयर बार इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर अपॉन टी। आई नॉट स्क्वेयर अपॉन टी, अंदर क्या रह गया? साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 to t। क्या आप बता सकते हैं कि अगर साइन स्क्वेयर एक्स का कभी आपको इंटीग्रेशन करना होगा, फिर आप ये कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं? एक काम करेंगे, देखो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से भाग दे दिया, 2 का गुणा कर दिया। अब क्या आप बता सकते हैं ये क्या निकाल रहे हैं? अभी फिलहाल हम धारा के वर्ग का माध्य निकाल रहे हैं, मूल अभी हमने नहीं किया उसका। ये यहां पर आ गया आई नॉट स्क्वेयर अपॉन 2t इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। आप याद करें बेटा, एक फॉर्मूला cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। इसको इधर ले आइए, इसको उधर भेज दीजिए, तो जब ये यहां ले आओगे तो ये 2 साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और फिर 2 का इधर गुणा है, इधर आके ये भाग में आ जाएगा। तो साइन स्क्वेयर थीटा की जगह पर हम ये नोट कर सकते हैं, तो आप 2 लिखे रहो साथ में, इधर ही बना के रखो इस 2 को,
इधर बना लिया। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी फ्रॉम 0 टू टी। इसको हमने इसके आधार पर ओपन कर लिया। अब और इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दो। आई नॉट स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू टी। इंटीग्रेशन करना है बेटा इसका। 1 को t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए। t जैसे x का dx के रिस्पेक्ट में 1 को इंटीग्रेट करते तो क्या आता है? x आता है। तो ऐसे ही t के रिस्पेक्ट में 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो t आएगा। cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रल क्या होगा? cos x का होता है sin x और फिर t के साथ 2 ओमेगा का गुणा है तो ये भाग में आ जाएगा। तो क्या बनेगा? ये बनेगा sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। लिमिट्स फ्रॉम 0 टू t। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, मैथमेटिक्स में आप इसको पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद अब हमको लिमिट भी तो अप्लाई करनी है बेटा। आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। लिमिट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस t की जगह पर क्या लिखना है? अपर लिमिट। तो t माइनस ये लेना है हमको साइन 2 ओमेगा इंटू कैपिटल T अपॉन 2 ओमेगा। हमने सबसे पहले पूरे फंक्शन में अपर लिमिट अप्लाई कर दिया। अब माइनस लगाया। अब पूरे फंक्शन में जहां जहां t है वहां लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो इस t की जगह भी 0 आएगा और यहां साइन 2 ओमेगा इंटू 0 अपॉन 2 ओमेगा। इस t की जगह 0 लेना पड़ेगा ना हमको। सॉल्व करते हैं अब इसे हम। यहां पर है आई स्क्वेयर बार। दिस इज आई नॉट स्क्वेयर अपॉन 2t। आप यहां देखें t माइनस, हाँ इसकी वैल्यू लिख देंगे हम साइन 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी इंटू क्या लिखा हुआ है ये t अपॉन 2 ओमेगा। और बेटा इसको देखेंगे तो ये तो पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। ये 0 है ही। यहां पर ये साइन 0 को 2 ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 0 बन जाएगा और साइन 0 की वैल्यू 0। तो ये भी 0, ये भी 0, पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। यहां t से t कैंसल कर दो। ये कितना बन गया? 4 पाई। साइन 4 पाई की वैल्यू 0, साइन 0, साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, साइन 6 पाई, साइन 8 पाई, ये सब की वैल्यू 0 होगी। तो ये अगर 0 हो जाएगा तो पूरा ये टर्म भी चला गया। अब क्या बचेगा केवल? तो आई स्क्वेयर बार इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर अपॉन 2t इंटू क्या बच गया? t, क्योंकि ये वाला हिस्सा भी कैसे हो गया? 0। अब बेटा इस t से ये t कैंसल कर दिया हमने। अब क्या मिलेगा आप देखो। इसमें अब आपको मिला धारा के वर्ग का माध्य। हमको मिला आई नॉट स्क्वेयर बाई 2, आई नॉट स्क्वेयर अपॉन 2। तो ये क्या आया है? ये अभी धारा के वर्ग का माध्य आया है। हमको क्या करना है? वर्ग के औसत के वर्गमूल को। तो अभी एक काम करना बाकी है, वर्गमूल करना बाकी है। अब यहां पर हम लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा देंगे। आई स्क्वेयर बार उसका वर्गमूल इज इक्वल टू इधर का स्क्वायर रूट करेंगे आप आई नॉट स्क्वेयर बाई 2। तो ये कितना? अब ये क्या चीज है देखो, धारा के वर्ग के माध्य का मूल और धारा के वर्ग
के माध्य के मूल को ही हम क्या बोलते हैं? धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? IRMS। तो अब हम सीधे इस सिंबल को क्या लिख सकते हैं? IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। अब इसमें तीनों गुण आ गए, वर्ग भी है, माध्य भी है, वर्गमूल भी है, सब कुछ है। तो ये IRMS बन गया। और इधर वैल्यू कितनी आएगी? I0 अपॉन अंडर रूट 2। इसका वर्गमूल निकालोगे तो I0 आ जाएगा। ये आ गया धारा का पूरे एक चक्कर के लिए उसका वर्ग माध्य मूल मान। मैं आपको एक चीज बताऊं, इसी को हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान, अल्टरनेटिंग करंट का प्रभावी मान भी कहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू, और इसे IE से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। इसे हम प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट का आभासी मान भी कहते हैं, इसलिए इसे IV से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब देखो करंट के ये फॉर्मूले आए हैं, आप चाहें कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का RMS मान क्या होगा, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का RMS मान भी इसे के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। और ऐसा ही हमने जो अभी माध्य मान निकाला था, उसमें भी आप प्रत्यावर्ती वोल्टेज का माध्य मान निकाल सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग, बिल्कुल ठीक है। तो ये आ गया प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान को और किन दो नामों से जानते हैं? प्रभावी मान, इफेक्टिव वैल्यू, आभासी मान, वर्चुअल वैल्यू। तो आज हम लोग फिजिक्स में हमने क्या किया हुआ है? दो चीजें, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान भी निकाला और प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान भी निकाला। तो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।